मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज है 22 जून 2024 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। क्योंकि सैटरडे का दिन होता है, आज साइंस सेक्शन और टेक्स्ट सेक्शन नहीं आता है, तो आर्टिकल थोड़े कम रहते हैं सैटरडे को। तो आज हम लोग एक रिपीटेड आर्टिकल करने वाले हैं, एमपीसी, जिसे हम लोग कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। इकोनॉमी वाले सेक्शन से इसको हम लोग करेंगे और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी टर्म आज दी गई है, उस टर्म के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। उसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जो आप एडिटोरियल भी कह सकते हो, एक्सप्लेनर कह सकते हो मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो ये जीएस पेपर 2 जीएस पेपर 3 दोनों में ही कवर होता है। तो फार्मर्स लोन वेवर के बारे में हम लोग डेफिनेटली बात करने वाले हैं, जो किसानों को बेसिकली उनके जो लोन माफ कर दिया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। उसके अलावा पेटेंट फाइलिंग के बारे में बात करेंगे। जो वैक्सीन थी जो बनाई गई थी, कोविशील्ड के अलावा जो हम लोगों ने कोवैक्सीन बनाई थी, उसके पेटेंट को लेकर थोड़ी सी कंट्रोवर्सी है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं कि पेटेंट क्या होता है, कैसे काम करता है, इंडिया में पेटेंट के लेके कौन कौन से लॉ बने हुए हैं। उसके अलावा जो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, ये आप इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर सेक्शन से कवर कर सकते हो, आप इसे एडिटोरियल के कॉन्टेक्स्ट में भी कवर कर सकते हो। कि गवर्नमेंट ने जो 72,000 करोड़ रुपीज का जो प्रोजेक्ट लिया है एक अंडमान को डेवलप करने के लिए, और अभी अपोजिशन गवर्नमेंट उसको स्लैश करने की बात कर रही है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डेफिनेटली बात करेंगे। तो ये दो आर्टिकल, फार्म लेवर जो वेवर है और ग्रेट निकोबार, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर मेंस। अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है और मेंस के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो चलिए। उसके अलावा एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा प्रयास, इसके बारे में आपको मैं बताता चलूँ। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 60 डेज के लिए जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 4 की तैयारी आपको करवाते हैं, जिसमें कॉम्प्रिहेंसिवली आपका पूरा सिलेबस जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पे कवर हो जाता है। चलिए, तो एक बार देख लेते हैं सीधा पहले टॉपिक पे क्या बात कर रहा है। ग्रोथ सेक्रीफाइस व्यू ग्रोज इन एमपीसी। देखिए, ये ग्रोथ सेक्रीफाइस का एमपीसी से क्या लेना देना है, एक तो वो बात करेंगे। रेपो रेट का ग्रोथ का क्या लेना देना है, वो बात करेंगे। और ये ग्रोथ सेक्रीफाइस टर्म को यूज क्यों किया गया है, देखिए। पहले ये पढ़िए जरा क्या लिखा हुआ है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी वोटेड एज द माइनॉरिटी फॉर 0.25% रेट कट एज द लेटेस्ट एमपीसी मीटिंग, वार्निंग अगेंस्ट द राइजिंग रिस्क ऑफ द स्टेटस कोजम एंड ग्रोथ सेक्रीफाइस एज अ रिजल्ट ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया परसिस्टिंग विद इट्स टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अप्रोच, द मिनट्स ऑफ द जून 55-7। देखिए, ये 0.25% रेट कट, ये कौन से रेट कट की बात कर रहा है, एक तो ये देखना जरूरी है। और ये इतना इंपॉर्टेंट है क्यों, रेट कट। अब आप यहाँ पे ना एक सिंपल सा पर्सपेक्टिव देखिए, क्या होता है जब हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं, लीगल तौर पे लीगल तौर पे आरबीआई की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। ठीक है, ये उसकी ड्यूटी है लीगल। और ये इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, 4% ±2। मतलब आरबीआई कैन नॉट अलाउ इन्फ्लेशन टू गो बियॉन्ड 6%, एंड आरबीआई इवन कैन नॉट अलाउ फॉर इन्फ्लेशन टू गो बिलो 2%। इन्फ्लेशन मतलब 2 से लेके 6% के बीच में रहना चाहिए, क्योंकि 6% से ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाता है ये बहुत खतरनाक है इकोनॉमी के लिए, और अगर 2% से कम हो जाता है वो भी खतरनाक है। तो थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन बना रहना चाहिए मार्केट में, राइट। अब ये 6% से ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया तो ये खतरनाक क्यों है, ये समझने की जरूरत है। देखिए, अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो जाएगी, आप एक एग्जांपल से सिंपली यहाँ पे समझिए। मान लो लास्ट ईयर 12 केले, मतलब 1 डजन केला परचेज करने के लिए आपको सपोज करिए 60 रुपीज पे करने पड़ रहे थे। ओके, इस साल बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन वही 1 डजन केला परचेज करने के लिए आपको 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं। सिंपल। यानी कि पहले 80 रुपीज की जो वैल्यू थी वो 1 डजन के बराबर थी। अब 80 रुपीज की वैल्यू 1 डजन के बराबर है। पिछले साल 60 रुपीज की वैल्यू 1 डजन के बराबर थी। तो ये क्या हो रहा है, ये वैल्यू डिक्लाइन हो रही है, आपकी आपके पैसे की वैल्यू खत्म होती जा रही है। जो काम पहले आप 60 रुपीज में कर सकते थे, अभी सेम काम के लिए आपको 80 रुपीज पे करने पड़ रहे हैं।
पहले बोलते नहीं थे कि दादाजी के टाइम पे तो 1 रुपया भी बहुत होता था, 1 रुपए में पार्टियां हो जाती थी, 100-200 रुपए में पूरी शादियां हो जाया करती थी। अब तो नहीं हो पाती, क्योंकि जब जो चीजें 100 रुपए में हो सकती थी, आज उसी चीज के लिए आपको 10,000 रुपये पे करने पड़ रहे हैं। यानी आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। तो जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो जाता है, तो आपकी करेंसी की वैल्यू डाउन होती है। ठीक है। अब 2% से अगर कम इन्फ्लेशन हो गया, ये भी खतरनाक है। थोड़ा बहुत मार्केट में चीजों का प्राइस इंक्रीज होता रहना चाहिए। एक तो देखिए, इससे ना प्रोड्यूसर को फायदा होगा। प्रोड्यूसर, आप मान लो एक किसान हो या कोई चीज मैन्युफैक्चरिंग करते हो, अगर आपको अपनी चीज का दाम मिलेगा ही नहीं, तो फिर बिजनेस करके फायदा क्या है? एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी करके फायदा कुछ नहीं है। पिछले साल भी अगर आपको 100 रुपए का ही पर केजी राइस अगर आप बेच रहे थे, इस साल भी आप 100 रुपए का प्राइस ही बेच रहे हो राइस का, जबकि अपने आसपास दूसरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। तो आपके प्रोडक्ट का थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाने के लिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ इन्फ्लेशन जरूरी होता है। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा, तो आप अपने बिजनेस को एक्सपेंड करोगे। बिजनेस एक्सपेंड करने से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। राइट। और ये इसकी हमें जरूरत है। अगर प्राइस ही नहीं होगा मार्केट में किसी चीज का, तो जो प्रोड्यूसर हैं, उनको तो कोई इंसेंटिव नहीं है इस चीज का। तो ना वो प्रोड्यूस करेंगे, फैक्ट्रियां बंद करेंगे, और मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। तो एक लेवल से ज्यादा इन्फ्लेशन कम नहीं होना चाहिए, और एक लेवल से ऊपर भी नहीं जाना चाहिए। तो ये एक आरबीआई का उन्होंने सिस्टम डिसाइड किया हुआ है। अब ये डिसाइड करता कौन है? ये डिसाइड किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा, एमपीसी जिसको हम लोग बोलते हैं। ये क्या डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है रेट, जिसे आप कहते हो पॉलिसी रेट। पॉलिसी रेट को आप सिंपल भाषा में कह सकते हो रेपो रेट। ठीक है। रेपो रेट मार्केट में पैसे की सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। ठीक है। अगर मार्केट में पैसे की सप्लाई ज्यादा है, तो इन्फ्लेशन भी ज्यादा होता है। अगर मार्केट में सप्लाई कम है पैसे की, तो इन्फ्लेशन कम होता है। ऑब्वियसली बात है ना? मार्केट में अगर पैसा ज्यादा होगा, सबकी पॉकेट में पैसा होगा, तो आप चीजों के लिए ज्यादा प्राइस पे करोगे। अगर मार्केट में पैसा होगा ही नहीं, तो आप चीजें खरीदोगे ही नहीं, इन्फ्लेशन कम हो जाता है। और ये सब डिपेंड करता है रेपो रेट के ऊपर। रेपो रेट अगर ज्यादा होगा, तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है। और मार्केट में अगर रेपो रेट कम होगा, तो फिर वो सप्लाई बढ़ जाती है। ओके। इस कॉन्सेप्ट को आपने याद रखना है। अगर जिस बच्चे को नहीं पता रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या, तो हल्का से एक लाइन में बता देता हूँ। जैसे आपका बैंक है एसबीआई। एसबीआई जब आरबीआई से पैसा बोरो करता है, तो बदले में बैंक को, आरबीआई को एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। जैसे आप अगर किसी से उधार लेते हो पैसा, तो बदले में इंटरेस्ट तो पे करोगे ना। वैसे ही जब ये बैंक्स आरबीआई से पैसा बोरो करते हैं, तो बदले में इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इसे हम लोग रेपो रेट कहते हैं। जितना ज्यादा ये रेपो रेट होगा, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा, उतना ही कम ये बैंक्स आरबीआई से बोरो करेंगे। तो अगर ये कम बोरो करेंगे, तो मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। मनी सप्लाई कम हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी। तो ये आर रेपो रेट का और इन्फ्लेशन का रिलेशन होता है। ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी इकोनॉमी की याद रखनी है। देखिए, अभी 5 मिनट में ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना इन डेप्थ इम्पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, अभी अभी तैयारी करना आपने शुरू किया है, तो एक बार इकोनॉमी की ये जो टर्म्स होती हैं, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग है, जो इंटरनेशनल मार्केट, मनी, बॉन्ड्स, ये थोड़ा सा पहले एक बार क्लैरिफाई कर लें। छोटी सी नोटबुक बनाएं, अपनी लैंग्वेज में इन डेफिनेशंस को लिखें, थोड़ा समझने की कोशिश करें। उसके बाद इकोनॉमिक आर्टिकल पढ़ोगे ना, बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। क्योंकि यही चीज क्लास में 3 घंटे में करवाई जाती है, 3 घंटे से भी ज्यादा। तो ये 5 मिनट में तो पॉसिबल नहीं है। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी समझ है इस कॉन्सेप्ट की, तो उनके लिए शायद थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता है इनको समझना। राइट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली आर्टिकल था। एनीवेज, तो एमपीसी जो है ना हमारा, ये जो मेंबर ऑफ जो सॉरी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह रहा हूँ, तो जो अपना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी 2016 के अंदर। ठीक है। कब बनाई गई थी? 2016 में। इससे पहले भी कोशिश कर रही थी सरकार बड़े समय से, लेकिन फिर बाद में जब उर्जित पटेल कमेटी हम लोगों ने बनाई,
उर्जित पटेल कमेटी 2013 में, उनकी रिकमेंडेशन पे फिर हम लोगों ने क्या किया, जो हमारा आरबीआई एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1934, उसके अंदर हम लोगों ने अमेंडमेंट किया। अमेंडमेंट करके ये एमपीसी बनाया गया। ठीक है। तो ये जो एमपीसी है, इसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, 6 मेंबर्स होते हैं। इन 6 मेंबर में से जो 3 मेंबर होते हैं वो तो आरबीआई के ही ऑफिशियल होते हैं। ठीक है। 3 मेंबर जो हैं इसके अंदर, वो गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो टोटल होते हैं 6 लोग। और इसका जो डिसीजन होता है वो मेजोरिटी के बेसिस पे होता है। मेजोरिटी पे, अब बाई चांस मान लो 3:3 हो गया, टाई हो गया, मैच टाई हो गया, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद जो आरबीआई गवर्नर होते हैं ना, उनका एक डिसाइडिंग वोट होता है। उसके बेसिस पे डिसाइड किया जाता है कि ये रेपो रेट इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है। राइट। तो ये पूरा होता है एमपीसी का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़े। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ज्यादा। किस बारे में है? इंडिया ब्लॉक गवर्नमेंट विल हैव परमानेंट कमीशन फॉर फार्म लॉ वेवर, कांग्रेस ने ऐसा कहा था। और इस समय न्यूज में भी चल रहा है, बिकॉज फार्मर प्रोटेस्ट और वो सब चीजें चल रही हैं। अलग अलग स्टेट में अभी इलेक्शंस होने वाले हैं। कुछ ही टाइम के बाद महाराष्ट्र में इलेक्शन होगा, हरियाणा में होगा, है ना, कई जगह पे इलेक्शन होने वाला है। इवन JNK में भी इलेक्शन होने वाला है असेंबली के लिए। तो फार्म लेबर की बात, जब भी इलेक्शंस होंगे, हमेशा किसानों का जो कर्जा है उसको माफ करने की बात पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा की जाती है। और पहले भी अगर आप हिस्ट्री में भी देखें, कई बार जो है वो किसानों के लोन माफ किए गए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हम लोग फार्म लेबर के बारे में बात कर सकते हैं। तो बेसिकली फार्म वेवर की जब हम लोग बात करते हैं तो क्या है ये? फार्म लोन वेवर इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी टू राइट ऑफ or cancel outstanding agriculture loan taken by farmer from banks and other financial institutions। एक तो आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। इस वर्ड को देखिए जरा, बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो आपके गांव में जो मनी लेंडर है, कि अगर किसी किसान ने उससे लोन लिया हुआ है, तो क्या उसको भी सरकार वेव ऑफ करेगी? आंसर इज नो। क्योंकि सरकार सिर्फ वही लोन माफ कर रही है जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू आया हो। बैंक भी तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ही होते हैं, यानी कि जो फॉर्मल तरीके से आया हो। जो मनी लेंडर वगैरह के थ्रू रिश्तेदारों से आप उधारी लेते हो ना, वो सब इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। पर्पज क्या है लोन वेवर का? पर्पज है किसानों को डेट रिलीफ प्रोवाइड करवाना, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना, ताकि देखिए किसानों की ना रेगुलरली क्रॉप फेलियर होता है। हमारे देश में आज भी जो मोस्टली जो इरिगेशन है वो रेन फेड है ना, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है। तो बहुत बार मानसून ही नहीं आता, बहुत बार इतना आ जाता है कि फ्लड आ जाती है, बहुत बार इतना कम होता है कि ड्रोट्स आ जाते हैं। तो ये जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, कभी हीट वेव आ गया, कभी कुछ हो गया, हमारे ड्रोट जो फेलियर होते हैं, उससे किसानों को बड़ा नुकसान होता है ना। डेट पे डेट चढ़ता रहता है किसान के सर के ऊपर। और फार्मर सुसाइड तो बिल्कुल अलग टॉपिक ही हो गया फिर उसके बारे में। तो सरकार चाहती है कि उनको इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा हेल्प मिले, ताकि वो अपना जो है सर्वाइवल कर सके बेसिकली ठीक ठाक से। ये रहता है। अब आप ये समझिए, जो किसानों को लोन वेव किया जाता है, अब मान लो किसी किसान ने जो है वो 50,000 रुपए का जो है वो लोन लिया हुआ है किसी बैंक से, मान के चलिए। अब इसने गवर्नमेंट ने इसको वेव ऑफ कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन ये जो 50,000 का लोन लिया वो तो किसी बैंक से लिया होगा। अब भैया बैंक चैरिटी तो नहीं चला रहा है ना। बैंक तो एक प्रॉपर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, और बैंक को प्रॉफिट चाहिए सरवाइव करने के लिए। बैंक के पास स्टेक होल्डर्स भी होते हैं। तो ये बैंक को, अब यहाँ पे बैठी है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा कि भैया हम लोग लोन माफ कर देंगे। उन्होंने कहा एसबीआई को कि इस किसान का 50,000 का लोन आप माफ कर दीजिए। एसबीआई कहेगा ठीक है साहब कर देता हूँ, लेकिन मेरे 50,000 का क्या होगा? गवर्नमेंट कहती है कि आई विल पे यू 50,000 रुपीज ऑन द बिहाफ ऑफ दिस फार्मर। एसबीआई ने कहा ठीक है साहब, मुझे तो 50,000 चाहिए थे, मुझे मिल रहे हैं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसान का लोन माफ हो जाता है, बैंक को 50,000 रुपये मिल जाते हैं। और ये जो है पूरा प्रोसीजर यहाँ पे रहता है इस पूरे सिनेरियो में। ठीक है। नाउ, अब ये जो लोन की हम लोग वेवर की बात करते हैं,
इसमें ना अलग अलग जो है वो सिचुएशंस आती हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई लोन वेवर होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं भाई लोन वेवर का कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप बोलें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, लोन वेवर अगर गवर्नमेंट कर रही है तो इसका बेनिफिट क्या है? बेनिफिट तो बहुत सारे हैं, राइट। एक तो सीधी सी बात यह कि सर, जो उसके ऊपर जो डेट था किसान के ऊपर, वो खत्म हो गया। इससे उसको बेनिफिट होता है। किसान के सर पे अगर डेट नहीं रहेगा तो वो उसके जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, उसके अंदर वो इन्वेस्ट कर सकता है। अब मान लो उसके पास 50,000 रुपीज का लोन था, अब उसके पास वो लोन तो नहीं है, तो वो 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकता है अपने एग्रीकल्चर के अंदर। कोई मशीन खरीदेगा, इरिगेशन के लिए कुछ ना कुछ करेगा, तो इससे ओवरऑल एग्रीकल्चर ही इंप्रूव होती है, राइट। और सोशल स्टेबिलिटी भी आती है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फार्मिंग कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो जिसका कंट्रीब्यूशन समाज में बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी रिकग्निशन शायद उतनी नहीं है। और पॉलिसी पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो जो फार्मर सुसाइड के केस अपने देश में अनफॉर्चुनेटली देखने को मिलते हैं, तो ये कम होंगे। और जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा वो अलग है। किसानों को लगता है कि भैया हाँ, उन्होंने वोट दिया है, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, क्योंकि हमारा देश एक हमारी जो है वेलफेयर स्टेट है। तो वेलफेयर तो तभी होगा ना जब आपका वेलफेयर किया जाएगा। तो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट होता है, डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल पे जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होती है ना। और क्योंकि सारा खेल इकोनॉमी का हो रहा है तो इकोनॉमिक बेनिफिट तो यहाँ पे डेफिनेटली है। एक तरह से फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। देखिए, अगर किसानों के पास कर्जे पे कर्जा चढ़ता रहेगा और वो नहीं चुका पाएंगे, तो फार्मर्स एग्रीकल्चर भी छोड़ देते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको सरवाइव करना है। एट द एंड ऑफ द डे आपके खर्चे होते हैं, आगे बच्चों की स्कूल फीस जानी होती है, हॉस्पिटल्स के खर्चे होते हैं। तो किसान किसानी इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको सिर्फ किसानी करने में मजा आ रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है पैसे से, नहीं, उसको भी तो घर चलाना है। तो अगर उसके ऊपर डेट पे डेट चढ़ता रहेगा तो वो किसानी छोड़ देगा, फूड सिक्योरिटी का इशू हो जाएगा। तो इससे एक तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डेफिनेटली यहाँ पे आती है, राइट। ये एक जो है पॉइंट समझना यहाँ पे बहुत जरूरी है। उसके अलावा जो रूरल इकोनॉमी है, रूरल इकोनॉमी स्ट्रांग होती है। क्योंकि किसान की अगर लोन माफ होगा तो उसकी परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो रूरल एरियाज के रिगार्डिंग जितनी भी जो इंडस्ट्री है वो डेफिनेटली ग्रो करेंगी। मार्केट स्टेबिलिटी बढ़ेगी। यस। क्योंकि जो वोलेटिलिटी थी, जो क्योंकि मार्केट जो है वो एग्रीकल्चर मार्केट इंश्योर नहीं होती है। कभी कभी किसान एक पर्टिकुलर फसल को ग्रो ज्यादा कर देते हैं, कभी इसको कम कर देते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत सारा डेट होता है। अगर डेट किसान के पास बहुत ज्यादा होता है तो किसान ऐसी फसल ग्रो नहीं करता जिसमें डेट के चांसेस ज्यादा होते हैं, या फिर जिसके अंदर एमआरपी वगैरह नहीं, जो एमएसपी नहीं होता है। तो उस केस में मार्केट इंस्टेबिलिटी बनी रहती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि इस बार इस फसल का आउटकम कितना आएगा, तो पॉलिसी डिसीजन नहीं ले पाती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में यस, फार्म लेबर लेबर जो है बहुत बढ़िया होता है। एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, किसानों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, और जो इमीडिएट जो कंसर्न होते हैं, डिस्ट्रेस होता है किसानों का, वो यहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन देर इज अनदर आर्गुमेंट ऑल्सो जो कहते हैं नहीं नहीं, फार्म लोन वेवर तो बड़ी खराब चीज है। इसमें एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट दिया जाता है, वो यही है कि इससे मोरल हजार्ड होता है। मोरल हजार्ड, मोरल हजार्ड मतलब जब किसान को यह पता है कि तुम्हारा कर्जा माफ हो जाएगा, तो वो बैंक से पैसा लेने के बाद उसको रिटर्न ही नहीं करेगा। उसको लगेगा कि भाई अगली सरकार आएगी, पैसा माफ हो जाएगा, तो करना ही क्यों है। और वो और ज्यादा से ज्यादा लोन लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि आपका कर्जा जो है माफ हो जाएगा। ये एक सबसे बड़ा आर्गुमेंट यहाँ पे दिया जाता है अगेंस्ट फार्म लेबर। और जो फाइनेंशियल बर्डन होता है गवर्नमेंट के ऊपर, वो एक अलग चीज है ना। देखिए, किसानों को लोन वेवर माफ करने के लिए गवर्नमेंट पैसा प्रिंट करके बैंकों को नहीं दे सकती है। पैसा प्रिंट होगा तो मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, लेकिन कहीं से तो पैसा सरकार को देना ही पड़ेगा। तो वो जो गवर्नमेंट पैसा देती है बैंक को, अब इसके जैसे हम लोगों ने 50,000 का एग्जांपल दिया था, कहीं से तो निकाल के देगी ना। तो जो करोड़ों रुपए का लोन माफ किया जाता है, गवर्नमेंट उसको रिकवरी कहाँ से करेगी? एक तो फाइनेंशियल बर्डन हो गया, सीधी सीधी सी बात है।
फिर रिकवरी करने के लिए सरकार को प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा, पेट्रोल पे करेगी या डीजल पे करेगी या किसी चीज और पे करेगी, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कुछ ना कुछ तो करेगी सरकार, क्योंकि सरकार के पास पैसा अनलिमिटेड नहीं होता है। तो एक जगह के अगर आप पैसा दे रहे हो तो डेफिनेटली दूसरी जगह से कट डाउन करना पड़ता है, या वो हेल्थ पे होगा, एजुकेशन पे होगा, डिफेंस पे होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं तो होगा। ये एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पे जो है वो क्रिएट होता है। और ये जो फार्म वेवर है वो तो एक टेम्परेरी सॉल्यूशन हुआ ना। अल्टीमेटली जो फार्मर्स की प्रॉब्लम है, एग्रीकल्चर की ग्राउंड लेवल पे प्रॉब्लम है, वो तो आप दूर इससे नहीं कर रहे हो। इट्स अ टेम्परेरी सॉल्यूशन, टेम्परेरी सॉल्यूशन। और इससे क्रेडिट मार्केट जो हमारी पूरी बनी हुई है बैंकों की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। जो बैंकिंग सिस्टम के अंदर सब कुछ रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हालांकि इससे शॉर्ट टर्म के लिए जो बैंकों का एनपीए है वो डेफिनेटली कम होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्रेडिट स्ट्रक्चर जो है वो डिस्टर्ब होता है। और इसमें एक चीज वो आप देखिए, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, क्योंकि गवर्नमेंट सिर्फ उसी लोन को वेव कर रही है जो कि फॉर्मल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है, बैंकों से लिया गया है। बैंकों से लोन कौन लेता है? जो कि बड़ा फार्मर होता है ना। क्योंकि छोटा फार्मर बैंक से जाके लोन नहीं लेता है। छोटा फार्मर जो होता है वो बैंक, वो लोन लेता है कहाँ से? मनी लेंडर से पैसा उठाता है, ज्यादा इंटरेस्ट पे। तो क्या ये सरकार ये माफ कर रही है? ऑफ कोर्स नॉट। तो रिच फार्मर के मजे ही मजे, छोटे फार्मर को सजा ही सजा, इसको कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो जो इनइक्वालिटी पहले से एग्जिस्ट कर रही थी, वो इनइक्वालिटी यहाँ पे और ज्यादा बढ़ जाती है। और मार्केट में इन्फ्लेशन तो जनरेट हो ही सकता है ये सारी चीजों से। यस, क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ गया है ना। और गवर्नमेंट जब स्पेंडिंग बढ़ता है, देखो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहीं भी बढ़े, चाहे वो सड़क बनाने पे बढ़े, पोर्ट्स बना रही है सरकार, ब्रिजेस बना रही है, या फिर लोन वेवर कर रही है, गवर्नमेंट का तो खर्चा ही हो रहा है ना। और जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ती है तो इन्फ्लेशन जनरेट होता है। और इस इन्फ्लेशन से कौन मरेगा? जो गरीब आदमी है, जो किसान है। अल्टीमेटली चीज उसको नेगेटिव इम्पैक्ट कर ही रही है कहीं ना कहीं। यस। और इससे पॉलिसी अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में, क्योंकि पता ही नहीं चलती कौन सी सरकार क्या करेगी। कोई लोन माफ कर देती है, कोई नहीं करती है। पॉलिसी अनसर्टेनिटी आती है। और जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है ओवरऑल। राइट। तो ये फार्म वेवर के बारे में कुछ कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए थी। कंटेंट आपको दिया हुआ है, आप आराम से कंटेंट को बैठ के पढ़िए, बहुत शानदार कंटेंट है। और इस टॉपिक के ऊपर आपकी ठीक ठाक से कमांड होनी चाहिए। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पेटेंट फाइलिंग क्रेडिट, पेटेंट फाइलिंग क्रेडिट बीबीआईएल एज इन्वेस्टर ऑफ कोवैक्सीन ओमिट आईसीएमआर। देखिए, कोविड के टाइम पे हम लोगों ने ना एक वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन। ठीक है। शायद कुछ लोगों ने कोवैक्सीन लगवाई भी होगी। जब ये कोवैक्सीन मार्केट में आई थी ना, तो ये कहा गया था कि ये दो कंपनीज के द्वारा मिलकर बनाई गई है। ठीक है। एक तो हो गया हमारा आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। और दूसरा हो गया, कंपनीज का नाम है भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, बीबीआईएल। तो बीबीआईएल और आईसीएमआर का जॉइंट वेंचर था आपकी कोवैक्सीन। और उस समय यह कहा गया था कि कोवैक्सीन बनाने के लिए जो पेटेंट है, वो दोनों ही कंपनी इक्वल, उनके पास राइट्स हैं। ठीक है। अब जो पेटेंट फाइल की गई है, तो पेटेंट फाइलिंग्स क्रेडिट बीबीआईएल एज इन्वेस्टर ऑफ द कोवैक्सीन ओमिट आईसीएमआर। तो इसमें यह हुआ कि आईसीएमआर को इससे बाहर निकाल दिया गया एक तरह से। कुछ केसेस में आईसीएमआर को बाहर निकाल दिया गया जो, और जो कोवैक्सीन ने जो हेल्प किया था, वो कह रहे हैं कि सब देवर जो ओनली द बीबीआईएल इज द कंपनी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कोवैक्सीन। और जो आईसीएमआर है, देवर ओनली हेल्पर्स। लेकिन उस समय सरकार ने कहा था कि पेटेंट दोनों ही कंपनी आधा आधा दोनों के पास रहेगा। तो ये कंट्रोवर्सी आगे चलेगी, अभी इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बट पेटेंट होता क्या है, जिसको लेकर इतनी लड़ाई यहाँ पे चल रही है या फ्यूचर में चलेगी? देखिए, आप कोई मशीन इन्वेंट करते हो। ठीक है। मान लो आपने दिमाग लगाया
और आपने एक ऐसा पेन बनाया जो कि कभी खत्म ही नहीं होता, वो लाइफ टाइम के लिए चलता है। ऐसा तो कोई पेन फिलहाल एग्जिस्ट करता नहीं है, लेकिन आपने इन्वेंट किया है उसको, आपने दिमाग लगाया, टेक्नोलॉजी लगाई, टाइम लगाया, पैसा लगाया, आप उस पर 20 साल तक काम करते रहे, और 20 साल के बाद आपने ये पेन बना दिया। अब क्योंकि आपने इसमें इतना टाइम एनर्जी दिया है, इस पेन को मैन्युफैक्चर करना, इस पेन को बेचना, और उससे जो प्रॉफिट आएगा वो सिर्फ आपका होगा। कोई और उस पेन की टेक्नोलॉजी को कॉपी पेस्ट करके प्रॉफिट नहीं कमा सकता। यानी कि आपको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया गया है, ठीक है, फॉर योर इन्वेंशन। और अगर कोई और उसको यूज करेगा तो भैया उसको आपसे परमिशन लेना पड़ेगा, और आप उसको रॉयल्टी देते हो, 5%, 10%, जितना भी आप उसको दोगे। इसे कहते हैं पेटेंट। ठीक है, पेटेंट के बहुत सारे लॉज होते हैं, इवन डब्ल्यूटीओ के अंदर भी इसको कवर किया जाता है। और कई सारे इंडिया में जो लॉज बने हुए हैं पेटेंट को लेके, तो इंडिया में जो पेटेंट लॉ है वो है इंडियन पेटेंट एक्ट 1970। ठीक है। वैसे तो देखा जाए, जो इंडियन पेटेंट एक्ट है वो डब्ल्यूटीओ का जो ट्रिप्स है उसके ऊपर बेस्ड है। और अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, ट्रिप्स के अलावा भी दुनिया में और कई तरह के पेटेंट लॉज हैं। जैसे बर्न कन्वेंशन है, बुडापेस्ट ट्रीटी है, पेरिस कन्वेंशन है, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी है। तो जैसे मान लो अपने इंडिया में कोई प्रोडक्ट बनाया, वो इन्वेंट आपने कर दिया, वो पेन आपने इन्वेंट कर दिया, तो आप इंडियन पेटेंट लॉ में जा सकते हो अप्लाई करने के लिए, या फिर सिंपली आप पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी में भी जा सकते हो, जो कि इंटरनेशनल ट्रीटी होती है। ठीक है। और पिछले हफ्ते भी हम लोगों ने यहाँ पे आर्टिकल किया था कि किस तरह से पेटेंट लॉज को लेके इंडिया में करप्शन होता है। चेन्नई में कई पेटेंट ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया गया, बिकॉज वो पेटेंट अप्रूव करने के बदले में करोड़ों रुपए डिमांड कर रहे थे। क्योंकि देखिए, आपने 20 साल मेहनत करके कोई प्रोडक्ट बनाया है, उसका पेटेंट के लिए अप्लाई करते हो, ऑफिसर कहता है कि नहीं मैं तुम्हें पेटेंट नहीं दूंगा, 2 साल, 3 साल, 4 साल वो आपको पेटेंट देता, तो आपको जब पेटेंट मिलेगा ही नहीं तो आप अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं कर सकते। तो आपको लगेगा यार 20 साल मैंने मेहनत किया, मुझे अप्रूवल मिल नहीं रहा है, चलो इसको 10-20 हज़ार रुपए देके, 50 हज़ार देके, लाख रुपए देके इसको मैं कवर करवा लें। ऐसा करप्शन काफी ज्यादा चल रहा है देश में। तो इसीलिए कई सारी कंपनी क्या करती हैं, इंडियन पेटेंट लॉ की बजाय वो इंटरनेशनल पेटेंट जो है वो करती हैं अंडर पीसीटी, वहां पे अप्रूवल करवा लेती हैं। ठीक है। और हमारे यहाँ पे इंडियन पेटेंट लॉ के अंदर स्पेशली जो आर्टिकल 3D है, एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। तो आर्टिकल 3D ये कहता है कि हम लोग कौन सी चीजों को अप्रूवल नहीं देंगे। देखिए, अमेरिका वगैरह में आप चले जाओ ना, हर छोटी सी छोटी चीज के लिए पेटेंट मिलना वहां पे निहायत ही इजी है, हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको अप्रूवल आ जाता है। इंडिया में पेटेंट मिलना उतना आसान नहीं है। आर्टिकल 3D deals with what does not qualify as a invention. The mere discovery of a new form of a known substance which does not result in the enhancement of the known efficacy of that substance, or the mere discovery of any new property or the new use is known as substance. Mere use of the known process, machine or the operators, unless such known process result in the new product or employees at this new रेक्टेंट फ्रॉम बीइंग एलिजिबल फॉर द प्रोटेक्शन अंडर दिस लॉ। देखिए, अगर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आए, कानूनी कानूनी भाषा है, थोड़ा आपको मैं अपने भाषा में बता देता हूँ। मान लो एक कंपनी है, उस कंपनी ने एक दवाई बनाई, वो दवाई बनाई उसने हेयर लॉस के लिए। तो ठीक है, हेयर लॉस, और उसने उसको पेटेंट करवा लिया। ठीक है साहब, 20 साल के लिए आपको पेटेंट मिल गया। अब 20 साल के बाद वो पब्लिक में चला जाएगा, आपकी कंपनी के एक्सक्लूसिव राइट उसके ऊपर नहीं है, कोई भी उस दवाई को बना सकता है आफ्टर 20 ईयर्स। लेकिन आप चाहते हो कोई और उसको ना बनाए, तब क्या करोगे? आप करोगे, कहोगे कि साहब ये जो दवाई मैंने बनाई थी, आफ्टर 20 ईयर्स आप क्या कहोगे? साहब मैंने जो दवाई बनाई थी
ये सिर्फ हेयर लॉस को ही नहीं रोकती है, जबकि ये ब्लड प्रेशर में भी काम आती है। ठीक है, आपको 20 ईयर्स के लिए फिर से पेटेंट मिल गया। अब 20 साल के बाद फिर आप क्या कहोगे? अरे साहब, ये दवाई सिर्फ हेयर लॉस और बीपी में नहीं, ये दवाई तो आपके दांतों के लिए भी यूज होती है, दांतों को स्ट्रोंग बनाती है। 20 साल के लिए आपको पेट फिर से पेटेंट मिल गया। तो समझ रहे आप क्या हो रहा है? हर बार वो कंपनी उसी सेम प्रोडक्ट की किसी नई प्रॉपर्टीज के बारे में आपको बता रहे हैं, और उस पेटेंट को हमेशा के लिए रिन्यू करवाते चले जा रहे हैं। इसे एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट कहते हैं, और ऐसा कंपनीज करती हैं। तो जो नॉन प्रोडक्ट है या नॉन प्रोसेस है, उसका ही किसी और रूप में बता के आपको पेटेंट करवा लेते हैं, और वो पेटेंट उन कंपनी के पास हमेशा रह जाता है, 20 30 50 साल 100 साल। तो इससे उनकी मार्केट में मोनोपोली बनी रहती है। इंडियन पेटेंट का अलग कहता है भाई ये बकवास है, हम लोग ये नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अनटिल अनलेस आप एक नया प्रोडक्ट बना रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की अगर कोई आप नया प्रॉपर्टी बताओगे कि साहब ये पहले हेयर लॉस करती थी, अभी बीपी में भी काम करती है, तो फिर हम आपको उसको रिन्यू नहीं करेंगे। और इसी एक चक्कर में इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इंटरनेशनली काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है, क्योंकि वेस्टर्न कंपनीज ऐसा करती हैं। इंडियन कंपनीज को सब अलाउड नहीं, वेस्टर्न कंपनीज को भी अलाउड नहीं है इंडिया में बेसिकली ये। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़े। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, स्ट्रेटेजिक इंपरेटिव एंड एनवायरमेंटल कंसर्न इन ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ठीक है जी, ये है श्रीलंका, ये है अपना पोर्ट ब्लेयर। थोड़ा आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा सिंगापुर। ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री से थ्रू जो ऑयल जाता है वो यहाँ से होके ही जाता है, चाहे वो चाइना को जाए, जापान को जाए, साउथ कोरिया को जाए। यानी कि रूट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सिंगापुर क्यों फेमस है, इतना सिंगापुर इतना रिच क्यों है? क्योंकि दुनिया के जो शिप्स जाते हैं वो सिंगापुर से होके जाते हैं। तो लोडिंग अपलोडिंग डाउनलोडिंग वो सिंगापुर में होता है, और सिंगापुर उनसे एक तरह से टोल टैक्स चार्ज करता है, इन सब चीजों का लिए फीस लेता है। और वो सिंगापुर की इनकम का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अब यहाँ पे अंडमान निकोबार है, तो क्या हम लोग ये नहीं कर सकते क्या? हम क्या सिंगापुर जैसी फैसिलिटी यहाँ प्रोवाइड नहीं करा सकते क्या? कोशिश तो कर सकते हैं। लोकेशन तो बड़ी जबरदस्त है, और ये सिर्फ इकोनॉमी और इंटरनेशनल ट्रेड के परस्पेक्टिव से नहीं, स्ट्रेटेजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। क्योंकि ये देखिए, ये है यहाँ पे मलक्का स्ट्रेट। चाइना का मोस्टली जो सामान है वो मलक्का स्ट्रेट से होके जाता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे डेवलप करेंगे तो मलक्का स्ट्रेट को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एक तरह से। देखो, जनरली कंट्रोल नहीं करेंगे, लेकिन लड़ाई के टाइम पे, वॉर के टाइम पे तो कर ही सकते हैं। एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट एक्चुअली केम अप विद अ प्रपोजल। ठीक है, और ये 72,000 करोड़ रुपीज का एक इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है, जो कि हम लोग यहाँ पे चलाने वाले थे। ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने एक अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी डेवलप किया है। बेसिकली ये सरकार का आइडिया है। अब क्या है ना, कुछ अपोजिशन पार्टी जो है इसको कर रही है अपोज। इनका कहना है कि जो ग्रेट निकोबार के अंदर जो इंडिजिनस जो ट्राइबल पॉपुलेशन है, और वहाँ का जो इकोसिस्टम बहुत फ्रजाइल है, क्योंकि यहाँ पे पाए जाते हैं कोरल रीफ, उसको नुकसान होगा। राइट? तो इन प्रोजेक्ट में हम लोग इसलिए चार चीजें करेंगे। पहला, हम लोग क्या करने वाले हैं, एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे, जैसे सिंगापुर में बना हुआ है, श्रीलंका में बना हुआ है, ताकि यहाँ पे लोडिंग अपलोडिंग हो सके शिप्स की। क्योंकि सिंगापुर वैसे भी काफी कंजेस्टेड रहता है आजकल, तो थोड़ा सा हेल्प हम लोग को अंडमान में कर सकते हैं। कुछ टोल टैक्स भैया हमें भी देके जाओ, ये बनाएंगे। दूसरा है, वहां पे एक ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ग्रीन फील्ड, और इस बार यूपीएससी में सवाल भी आया हुआ है कि कौन सा ग्रीन फील्ड है कौन सा ब्राउन फील्ड है। राइट, उसमें विजयवाड़ा का कोई एग्जाम्पल दिया था। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट वो होता है जो बिल्कुल स्क्रैच से चलता है, जंगल काट के जमीन को तैयार करके बनाया जाता है, उसे ग्रीन फील्ड बोलते हैं। और जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से एग्जिस्ट करता है, उसको जब अपग्रेड करते हैं, वो ब्राउन फील्ड होता है। तो वहां पे एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनाया जाएगा। तीसरा, वहां पे एक पावर प्लांट बनाया जाएगा जो कि गैस एंड सोलर बेस्ड होगा।
और एक बनाई जाएगी वहां पे टाउनशिप, सोसाइटी, अपार्टमेंट्स, टाउनशिप, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, घर, लोग बड़े बड़े बिलीनियर्स। देखिए आपके जैसे मेरे जैसे लोग तो वहां पे नहीं खरीद सकते घर को, लेकिन बड़े लोग तो खरीद ही सकते हैं कम से कम। तो बेसिकली चार चीजें वहां पे की जाएंगी, और इसीलिए थोड़ा और प्रोजेक्ट के लिए काम हो रहा है। 16,610 हेक्टेयर जो लैंड है वो बेसिकली यहाँ पे अलॉट की जाएगी। और मिलियन ट्रीज, ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 10 लाख पेड़ पौधे भैया वहां पे इस प्रोजेक्ट के लिए काटे जाएंगे। ये है मेजर कंसर्न। वहां पे कुछ ट्राइबल पॉपुलेशन जैसे शोम्पेन्स वगैरह हैं, जो कि हंटर गैदरर्स हैं, बहुत प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, उनको डेंजर हो सकता है। कोरल रीफ वहां पे बर्बाद हो सकते हैं। गलाथिया बे वगैरह में जहाँ पे क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो स्पीसीज है, जैसे लेदर बैक टर्टल वगैरह, निकोबार मेगापोड बर्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, माइग्रेटरीज हैं, ये खत्म हो सकते हैं, डिस्टर्ब हो सकते हैं। सीज्मिक वल्नरेबिलिटी तो है ही, है ना। 2004 में सुनामी आया, आधा अंडमान डूब गया था। तो क्या फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा क्या? इसी कोई गारंटी नहीं है, फ्यूचर में भी हो सकता है। तो इकोलॉजिकली बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। और एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से जो या ट्राइबल काउंसिल्स हैं, उनसे नो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया गया है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी उसके अंदर नहीं है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये इश्यूज हैं। In 2023, Kolkata bench of the National Green Tribunal declined to intervene in the environment and the forest clearance, but also recommended forming a high-power committee to review the clearance. The committee's report status remains unclear. तो किसी ने एनजीटी में एप्लीकेशन डाला था, एनजीटी ने इसमें जो है, देखिए एनजीटी यूजली तब काम करता है जब डैमेज हो गया हो, इन जनरल। बाद में आपके कंसर्न सुनता है, प्रोजेक्ट से पहले ज्यादा कंसर्न नहीं सुनता है। देखिए इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए हमें चाहिए होती है एक इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, जो प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाता है कि उसकी सोसाइटी पे, इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर इम्पैक्ट असेसमेंट अच्छे से किया गया हो तो एनजीटी को खास दिक्कत नहीं होती है। तो इसलिए अभी एनजीटी ने इस स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर इसके अंदर इंटरवीन करने से ज्यादा थोड़ा मना कर दिया था। और एक कमेटी की रिपोर्ट आई थी इसके रिगार्डिंग, जिसका स्टेटस भी बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। तो इस वजह से इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी डाउट्स सबके मन में चल रहे हैं, स्पेशली जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा है। उस पर्सपेक्टिव से ये आर्टिकल डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आप इम्पैक्ट, जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। इसके रिगार्डिंग अगर कोई सवाल आता है तो उसमें आप जो है अंडमान प्रोजेक्ट का एग्जाम्पल भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। उसके अलावा दो तीन आर्टिकल अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।